चलिए, तो यहाँ की क्लास जो है, आज की क्लास हम महाजनपद काल से शुरू करेंगे। तो महाजनपद काल के बारे में हम कल क्या पढ़ चुके हैं पहले वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा है महाजनपद काल के बारे में? सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें महाजनपद काल के अंतर्गत 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें से सबसे बड़ा और महान महाजनपद मगध महाजनपद कहलाया। मगध महाजनपद का पहला राजवंश हर्यक राजवंश रहा। हर्यक राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना बिंबिसार नाम के शासक के द्वारा की गई। बिंबिसार ने क्योंकि हर्यक राजवंश की स्थापना की थी, तो इसमें अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को चुना। मतलब इसने विवाह करने का निश्चय किया कि एक काम करते हैं भाई, राज्य तो चाहिए, तो अब अभी लड़ाई झगड़ा कौन करे, विवाह से मिल जाएगा, बेटी को तो दे ही देंगे दहेज में, है ना। तो क्या किया जाए, शादी करें। तो इन्होंने कहाँ कहाँ पे शादी की? इन्होंने लिच्छवीगढ़ राज्य में विवाह किया, इन्होंने कौशलगढ़ राज्य पे विवाह किया, और मध्यगढ़ राज्य पर क्या करते हैं, ये विवाह करते हैं। तो लिच्छवी, कौशल और मध्य पर ये क्या करते हैं, विवाह करते हैं यहाँ की राजकुमारियों से। अब विवाह करेंगे राजकुमारियों से तो सीधी सी बात है, इनके पिताओं के द्वारा कुछ धन वगैरह तो दिया ही जाएगा, है ना। तो इनके पिता के द्वारा जो है काशी का क्षेत्र इनको क्या मिला, गिफ्ट में, तोहफे के रूप में प्राप्त हुआ। तो पहला शासक बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में अगला शासक आता है जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करता है, वो बोलता है पापा आपने बहुत शादी कर ली, अब शादी मैं करूंगा। तो क्या किया जाए, अब आप जाओ, आप हो जाओ रिटायर। पापा मान नहीं रहे थे, तो अरे बहुत परेशान कर रहा है, लाओ आपको काट ही पीट दे, है ना। तो ये क्या करता है, अपने पिता की कर देता है हत्या। तो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद शासक बनता है। अब ये कहता है कि क्योंकि भाई अग्रेसिव नेचर है, पिता की हत्या करके शासक बना है, तो ये कहता है मैं तो करूंगा युद्ध। तो ये क्या कर देता है, ये आक्रमण कर देता है कौशल और लिच्छवी पर। तो ये क्या करता है, ये वैशाली संघ को पराजित करता है और लिच्छवियों को हराता है, और कौशल और काशी पर अपना प्रभाव क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। इसके बाद में अगला शासक आता है उदयन। उदयन क्या करता है, ये कहता है पापा आपने जैसे दादाजी को मारे थे वैसे ही आप भी जाओगे ऊपर, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या बोलते हैं, पापा आप भी जाओगे, है ना। तो उदयन क्या करता है, अपने पिता अजातशत्रु की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। क्योंकि ये वंश अपने पिता की हत्या करके आगे बढ़ रहा है, इस कारण से इस वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। तो इस कारण से हम इस वंश को क्या कह रहे हैं, पितृहंता वंश कह रहे हैं। अब उदयन के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, कि उदयन जो है ना, उदयन जो है ना, ये भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। और ये महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये अपने पिता की राजधानी जो कि राजगृह थी, तो राजगृह को परिवर्तित करता है। बेटा लाइट चालू करना। क्या करता है ये, राजगृह को परिवर्तित करता है, और राजगृह को परिवर्तित करने के बाद में अपनी राजधानी क्या बनाता है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये अपनी राजधानी किसको बना देता है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। और पाटलिपुत्र कहाँ है, वर्तमान पटना में स्थित है। ठीक है, क्लियर। तो पाटलिपुत्र को यह अपनी राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में स्थित है। ये गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, राजधानी क्यों बदलता है, सीधी सी बात है भाई, कि राजधानी इसलिए परिवर्तित करता है क्योंकि इसके पिता की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बोलता है कि हम तो नदी के बीच में रहेंगे, संगम पर रहेंगे, है ना। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, और ये वर्तमान पटना वाले क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत पाटलिपुत्र की स्थापना कौन कर रहा है, उदयन। ठीक है, उदयन के बाद में, यहाँ के बाद में अगला राजवंश आता है। तो हर्यक वंश के बाद में कौन सा राजवंश आता है, नागवंश। ठीक है, नागवंश की स्थापना कौन करता है, शिशुनाग, है ना। तो नागवंश की स्थापना शिशुनाग करता है। तो अगला शासक जो है वो आ जाएगा हमारा शिशुनाग। तो अगला शासक जो है वह शिशुनाग आएगा।
शिशुनाग ने 413 ईसा पूर्व में, कब, लगभग 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो लगभग 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने क्या की, शिशुनाग वंश की या नाग वंश की स्थापना की। अब नाग वंश की स्थापना करी तो क्या करता है, राजधानी को पुनः परिवर्तित कर देता है, तो पाटलिपुत्र से हटाता है और राजधानी को फिर क्या बना देता है, राजगृह। तो ये अपनी राजधानी जो है वह राजगृह को स्थापित करता है और इसके बाद में राजधानी से परिवर्तित करके ये अपनी राजधानी पुनः परिवर्तित करता है और यह राजगृह से अपनी राजधानी वैशाली को बना लेता है। तो पहले शिशुनाग वंश स्थापना करता है, ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, राजधानी परिवर्तित करता है, राजधानी को पाटलिपुत्र से अलग करके बनाता है और पाटलिपुत्र से अलग करके या राजगृह को राजधानी बनाता है और राजगृह के बाद पुनः राजधानी परिवर्तित करता है और वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। फिर आता है काला शौक। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, हर्यक वंश में जो शासक है अजात शत्रु, उसके समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी, क्लियर है। फिर आता है काला शौक। काला शौक शिशुनाग वंश का दूसरा शासक है, ठीक, और काला शौक ये वो व्यक्ति है जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति होती है, ठीक है, तो ये वो व्यक्ति है जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। अब ये भी वही काम करता है रिटर्न से, क्या कहता है कि नहीं पापा राजधानी में यहाँ तो मजा नहीं आ रहा, अपन पाटलिपुत्री चलते हैं, तो ये राजगृह से राजधानी पुनः स्थानांतरित करता है, कहां पर, पाटलिपुत्र, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा व्यक्ति जो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है वो कौन है, काला शौक, ठीक है, और पहला कौन है, उदायन। शिशुनाग वंश का अंत में हम क्या देखते हैं कि काला शौक की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग वंश धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और शिशुनाग वंश का अंत कौन कर देता है, महापद्मानंद, ठीक है, तो आने वाला कौन सा वंश हो जाएगा, नंद वंश हो जाएगा। तो 345 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना करी और शिशुनाग वंश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब नंद वंश महत्वपूर्ण है, तो क्या याद रखिए कि नंद वंश जो है यह 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक आपको देखने के लिए मिला, मतलब कुल मिलाकर 26 वर्षों तक यह जो वंश है आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ठीक। इसकी स्थापना कौन कर रहा है, महापद्मानंद। महापद्मानंद जब इसकी स्थापना करता है तो इस वंश में हमने पहले ही बात की कि महापद्मानंद को क्या कहा गया है बेटा, एक छत्रक कहा गया है। ये कैसा था, तो इसके बारे में ये जानकारियां मिलती हैं कि जो महापद्मानंद है ना ये क्षत्रिय ना होके ये क्या था, शूद्र था। इस कारण में इसने क्या किया था, ये अपने आप को क्या मानता था, यह ऐसा मानता था कि जाति प्रथा जो है यह गलत है और इस कारण से ये जाति प्रथा का एक तरीके से क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या करता है, महापद्मानंद शिशुनाग वंश को हटाकर नंद वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। तो नंद वंश का पहला शासक कौन हो गया, महापद्मानंद हो गया। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा महापद्मानंद। महापद्मानंद कौन है, तो महापद्मानंद जो है वह नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक है। तो नंद वंश का सबसे प्रतापी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक महापद्मानंद कहलाया। महापद्मानंद ने कुछ विशेष प्रकार की उपाधियां ली। इन उपाधियों के क्या नाम है, तो पहला इसने कहा सर्व छत्रांक हंता, ठीक,
मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला या सभी क्षत्रियों की हत्या करने वाला सर्व क्षत्रांक हंता। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, सर्व क्षत्रांक हंता कह रहा है ये अपने आप को। फिर ये कहता है कि भाई मैं एक राट भी हूं, मतलब मैं पूरी पृथ्वी का स्वामी हूं। इसने अपने आप को पहले एक क्षत्रक कह ही दिया था, फिर अब ये खुद को एक राट भी कह रहा है, मतलब पूरी पृथ्वी का स्वामी भी बता रहा है। और दूसरा ये क्या कह रहा है, सर्व क्षत्रिय हंता, ठीक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने सभी क्षत्रिय शासकों को पराजित कर लिया और पूरे उत्तर भारत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब क्षत्रियों को पराजित किया तभी तो उसने कहा कि मैं सर्व क्षत्रिय हंता हूं, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में कौन है जिन्होंने क्षत्रियों का नाश किया? सनातन में कौन है, कोई नाम याद आता है? परशुराम, भगवान परशुराम ने लगभग कईयों बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था, सभी क्षत्रियों की मृत्यु कर दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो महापद्मानंद स्वयं को क्या कह रहा है, क्षत्रिय हंता कह रहा है, क्योंकि इसने उत्तर भारत को क्षत्रियों से हीन कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया और पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र को किसमें मिला लिया, मगध में। ठीक है, अब यहीं पे क्या आता है, इसके आगे ही आप देखेंगे कि इसके शासनकाल का विस्तार पंजाब से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक हो चुका था। अब यहाँ क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक चीज आएगी, अब यहाँ समझिए, अगर हम भारत की बात करें ठीक, तो ये भारत का ऊपरी वाला भाग है ना, ठीक है, नीचे प्रायद्वीप भारत मैंने बनाया नहीं, अब यहीं तक आप समझते हैं ना। यहाँ देखो मगध कहाँ स्थित है, मगध आपको यहाँ पे मगध की लोकेशन दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने जिसका नाम महापद्मानंद है, ठीक है, सबसे पहले मगध पे हर्यक वंश का कंट्रोल हुआ है। तो हर्यक वंश ने क्या किया, वज्जी, काशी और कौशल इस पर अपना हस्तक्षेप किया। ठीक, फिर आया नागवंश, नागवंश भी थोड़ा बढ़ा परंतु ज्यादा नहीं बढ़ पाया। अब आता है कौन सा हमारा वंश, नंदवंश। नंदवंश में जो शासक है जिसका नाम क्या है, महापद्मानंद। महापद्मानंद क्या करता है, पूरे उत्तर भारत को, मतलब इस पूरे क्षेत्र को, तो इस पूरे क्षेत्र में क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, अवंती उदयन के शासनकाल में मिल चुकी है। ठीक है, अवंती मतलब मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र पहले ही मिल चुका है। तो ये क्या करता है, ये आप समझिए आप कि अब आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा मगध महाजनपद का, वो स्ट्रक्चर पंजाब से लेके गोदावरी नदी तक है। ठीक है, तो पंजाब से लेके गोदावरी नदी, मतलब ये पूरा भाग किसमें आ गया है, मगध महाजनपद के अंतर्गत आ गया है। और भारत तो अभी आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, कल तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सब हमारे पास थे। ठीक है, तो ये पूरा भाग ऐसा, गांधार कम्बोज भी हमारे पास था। ठीक है, महाजनपद काल में। तो ये पूरा भाग जो है आपको किसके अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, मगध महाजनपद के अंतर्गत। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारतवर्ष के अंतर्गत सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है, अब मगध महाजनपद है। ठीक है, तो मगध महाजनपद, अब मगध महाजनपद भारतवर्ष का सबसे बड़ा महाजनपद है, सबसे बड़ा महाजनपद है। और सबसे बड़ा महाजनपद होने के साथ साथ इस महाजनपद में अब जिम्मेदारियां हैं, किस चीज की, जनपदों को संभालने की। ठीक है, तो महापद्मानंद के शासनकाल तक सब बहुत अच्छा रहता है, परंतु इसके बाद मगध में कंट्रोल होता है घनानंद का। ठीक है, तो मगध में कंट्रोल कौन कर लेता है, घनानंद कर लेता है। और घनानंद का जब कंट्रोल मगध में हो जाता है ना, तो इसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है आपको कि मगध में घनानंद का कंट्रोल होता है। तो घनानंद जो है ना, एक बहुत ही विलासी विलासी और भोगी शासक है, मतलब अलाल। ठीक है, अलाल, भोगी, नशा पानी करने वाला, शराब में डूबा हुआ शासक। तो ऐसे शासक को अगर आप इतना बड़ा राज्य दे देते हैं,
तो कैसे काम चलेगा? दूसरी बात, मगध महाजनपद में घनानंद के पास सबसे बड़ी सैन्य शक्ति थी। तो सबसे बड़ी सेना की शक्ति किसके पास है? सेना की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति घनानंद के पास है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, इसी समय में यहाँ पर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों पे, हम जानते हैं पृथ्वी है, ठीक है, ये वाला हमारा एशिया है, ये वाला हमारा यूरोप है, यहाँ पे आपको अफ्रीका देखने के लिए मिलता है, यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मान लो वैसा अंदाजा लगा लो कि मैप बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि यूरोप वाले क्षेत्र से एक नया शासक संपूर्ण विश्व में जाने गए देशों को जीतने के लिए निकला है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सिकंदर। ठीक, तो हम देखते हैं कि यूरोपीय क्षेत्रों से सिकंदर जो है भारत में या अलग अलग देशों में क्षेत्रों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो यूरोपीय देशों में यूरोप से सिकंदर अलग अलग देशों को जीतते हुए भारत की तरफ में धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो जो लोग इस बात को जानते थे वो ये समझते थे कि भारत आने वाले समय में यूरोपीय देशों का गुलाम बन सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए काफी ज्यादा अलग अलग लोगों के द्वारा प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नों में सबसे बड़ा प्रयत्न जो किया गया वो था चाणक्य के द्वारा। चाणक्य, इन्हें हम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जानते हैं। विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चाणक्य जो है वह महापद्मानंद या घनानंद के दरबार में गए थे, और घनानंद के दरबार में जाने के बाद उन्होंने ये बातें बताई कि भाई यूरोप से एक शासक जो है वह पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला है, अगर वो भारतवर्ष में आ गया तो यह पूरे भारतवर्ष को जीत लेगा। और मगध में जाके इन्होंने क्यों बात करी? क्योंकि मगध सबसे बड़ा महाजनपद है, क्लियर, मैंने बता दिया ना, सबसे बड़ा महाजनपद है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, और सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी किसके पास है? मगध के पास है। तो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, मतलब लड़ाई के लिए इनका हमारे साथ में, मतलब एक साथ खड़े रहना बहुत आवश्यक है। तो मगध महाजनपद के जो शासक हैं उस समय के घनानंद, उन्होंने चाणक्य को मना कर दिया कि मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ता, मेरे को कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने चाणक्य का घोर अपमान किया, इतना अपमान किया कि ब्राह्मण की एक शिखा खोल दी। ब्राह्मण की शिखा मतलब होती है चोटी, ठीक है, तो ब्राह्मण की उन्होंने क्या कर दी, चोटी खोल दी और उनको बहुत अपमानित किया और अपमानित कर वहां से भेज दिया। ठीक, अब चाणक्य अपने अपमान का बदला, तो बहुत अलग चीज है कि वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते थे, वो बात तो बहुत अलग है। सबसे पहले ये चाहते थे कि कैसे भी राष्ट्र को बचाया जाए। तो राष्ट्र को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये मगध महाजनपद जो है, जिसमें एक विलासी और लोभी शासक बैठा हुआ है, इसको हटाकर एक कर्तव्यनिष्ठ शासक को बिठालना पड़ेगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, चाणक्य ने मदद की एक व्यक्ति की जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने शिक्षा दी और इनका प्रशिक्षण किया, और इस प्रशिक्षण को करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य इतने सक्षम बन पाए कि वो घनानंद को हरा सके। ठीक है, और घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की मगध महाजनपद के अंतर्गत। क्लियर है यहां तक में? समस्या, परेशानी, दिक्कत किसी प्रकार की नहीं? क्लियर? ठीक, अब देखो इसके बाद अगला महाजनपद कौन सा आ जाएगा हमारा, सॉरी अगला वंश कौन सा आ जाएगा हमारा? मौर्य वंश। ठीक है, बिठा दो इसको। घनानंद के बारे में हम देख चुके हैं, घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। ये बहुत ज्यादा धन का मालिक था, ये वसूली और अत्यधिक लालच के लिए जाना जाता है। ये इसके समय में नंद वंश अपनी चरम सीमा में था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि इसका व्यवहार जो था बहुत अहंकारी था, विलासी प्रवृत्ति का था।
321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और नंद वंश का अंत कर दिया। इसके बाद मौर्य वंश की क्या हो गई, स्थापना हो गई। ठीक है, अब नंद वंश की कुछ विशेषताएं, क्या नंद वंश ने कोई ऐसा काम किया जो महत्वपूर्ण है इतिहास के पन्नों में? तो पहला है, नंद शासक गैर क्षत्रिय थे, मतलब पहला ऐसा राजवंश जो कि क्षत्रिय नहीं था। तो वो वंश कौन सा है? नंद वंश। क्लियर? दूसरी बात, महापद्मनंद को कौन सी जाति का जाना जाता है? शूद्र जाति का जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वैदिक परंपराओं में ये कुछ थी, ऐसी बात लिखी है। ठीक है, आगे आ जाओ। नंद वंश के पास बहुत ज्यादा विशाल क्या थी? सेना थी। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नंद वंश के पास लगभग 2 लाख के आसपास पैदल सैनिक थे, 60,000 के आसपास घुड़सवार थे, 6,000 के आसपास हाथी थे और 20,000 के आसपास रथ थे। अर्थात विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना जो थी वह नंद वंश की थी। मतलब समझ रहे हो कि अगर सिकंदर का आक्रमण होता और अगर ये हमारी हेल्प कर देते उस समय में, अर्थात चाणक्य की मदद कर देते या ये राजा पोरस की मदद कर देते, तो शायद सिकंदर जो है हार जाता। अच्छा ठीक है, सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण किया था। राजा पोरस कहाँ के थे? सिंध के राजा थे। ठीक है, तो राजा पोरस पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया ना, तो सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप राजा पोरस इतने ज्यादा साहस के साथ लड़े या इतनी ज्यादा कुशलता के साथ लड़े कि सिकंदर खुद उनको पूरा राज्य वापस देना चाहता था। ठीक है, और सिकंदर ने उनको पूरा राज्य वापस देने को कहा था, पर राजा पोरस ने स्वयं ही मना कर दिया। और इसके बाद सिकंदर और आगे बढ़ना चाहता था, पर उसकी सेना ने झेलम नदी पार करने को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर इस भारतवर्ष का एक राजा इतना शक्तिशाली और इतना कौशलवान है, तो इस भारतवर्ष के और राजा कितने शक्तिशाली होंगे। तो इस बात को कहकर उसकी सेना डर गई थी और डरने के कारण उसकी सेना झेलम नदी को पार नहीं कर पाई और ये यहाँ से लौट गया। और लौट कर जाते समय बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और आंतरिक भारत में क्या चल रहा है यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसी समय में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशिक्षण कौन करते हैं? चाणक्य करते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ो। नंदवंश के पतन के कारण तो बहुत स्पष्ट है। पहला है जनता में असंतोष। ठीक है भाई, जनता तो खुश है ही नहीं, इतना विलासी शासक है। दूसरा है चाणक्य और चंद्रगुप्त। ठीक, तो चाणक्य की अपमान करने के बाद चंद्रगुप्त ने जो उनका प्रतिशोध लिया और समाज को जो एक करना चाहते थे, वो सारी बातें हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे नंद वंश के अंतर्गत। ये बात यहाँ पे खत्म होती है नंद वंश वाली। अब आ जाता है मौर्य वंश। अब मौर्य वंश में क्या समझना है आपको? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराया और घनानंद को हराने के लिए उनकी मदद किसने की? चाणक्य ने की। और चाणक्य को क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र जो है एक किताब है जो उस समय के समाज का वर्णन करती है। उस समय में धन का लेन देन किस प्रकार से होता था, उस समय में समाज कैसा था, व्यापार कैसे हुआ करता था, सेना कैसी थी, इन सभी बातों का वर्णन किसमें देखने के लिए मिलता है? अर्थशास्त्र में देखने के लिए मिलता है। एक और बात याद रखनी है। अब यहाँ ना एक स्टोरी और याद रखो कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा ले रहे थे चाणक्य के साथ में, तो उस समय में क्या हुआ? देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ना अब किसके साथ में शिक्षा ले रहे हैं? कौटिल्य को क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई इसके अपोनेंट में कौन है? घनानंद। ठीक, तो घनानंद से जीतना इसका संभव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? घनानंद तो बाद में युद्ध करने आएगा भैया, वो हलाल है, उसकी सेना थोड़ी हलाल है। सिंपल है। तो अब क्या, इसके पास क्योंकि सबसे बड़ी सेना है, तो सबसे बड़ी सेना होने के कारण अगर चंद्रगुप्त मौर्य सीधे घनानंद पर आक्रमण करते हैं तो भी ये हार जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने
एक बार घनानंद पर आक्रमण किया और इस आक्रमण पर वो हार गए। अब ऐसा तो नहीं कि बंदा अकेले चला गया हो, नहीं, इन्होंने क्या किया, समाज के छोटे छोटे तबकों को इकट्ठा किया, छोटे छोटे राजवंशों को, जनपदों को इकट्ठा किया और एक सेना का निर्माण किया और इस सेना को लेकर घनानंद पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि घनानंद की सेना बहुत बड़ी थी, तो इसलिए घनानंद जीत गया और चंद्रगुप्त मौर्य हारे गए। अब क्या किया जाए, तो इन्होंने बोला कि हमको अपनी सेना बढ़ानी होगी। तो सेना कैसे बढ़ाया जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, अब इस समय तक सिकंदर वापस जा चुका है, सिकंदर पोरस से लड़ाई करके वापस जा चुका है, ठीक है, लेकिन इनको अपना राज्य तो बड़ा करना है। अभी सिकंदर मरा नहीं है पर जा चुका है, ठीक है। तो सिकंदर का सेनापति जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर, ठीक, तो सेल्यूकस निकेटर जो है ना, ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है जो कि भारत में रुका हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये भारत के क्षेत्र को और मतलब ये क्या कर रहा है, क्षेत्रों को जीतने की कोशिश कर रहा है और अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक, आक्रमण करने के बाद इससे जीत जाते हैं। जीतने के बाद कुछ इस प्रकार की प्रकृति के में आगे बढ़ते या इस प्रकार की कुछ क्रिया करते हैं जिसके अंतर्गत कुछ रचनाएं इस प्रकार की करते हैं कि जिसके अंतर्गत इनकी जो बेटी है हेलेना, इस हेलेना को चंद्रगुप्त से प्रेम हो जाए, ठीक है, या एक प्रकार का राजनीतिक संबंध समझ लो। तो हेलेना से ये कर लेते हैं क्या, विवाह, कौन, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का पहला विवाह जो होता है वो होता है सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ में। और ये पहला अंतर जातीय तो छोड़ो, ये तो इंटरनेशनल वेडिंग हो रही है भाई, इंटरकास्ट तो छोड़िए, इंटरनेशनल वेडिंग है, देश के बाहर जाके व्यक्ति जो है विवाह कर रहा है, ठीक है। तो ये एक यूरोपीय कन्या जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी है जिसका नाम है हेलेना, हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। विवाह कर लिया, सेम कंडीशन, बेटी की शादी हुई, दहेज तो मिलेगा, ठीक है। तो बेटी की शादी हुई, सेल्यूकस निकेटर ने बेटी की शादी की हेलेना की, तो अब ये क्या देगा, दहेज देगा। तो इसने खूब सारा धन, बहुत सारा धन और बहुत सारा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो जितना निकेटर के पास था, निकेटर ने ऑलमोस्ट पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, क्योंकि सिकंदर तो वापस जा चुका है और सिकंदर की मृत्यु भी हो गई है। तो पूरा क्षेत्र किसका हो गया, सेल्यूकस का हो गया। तो सेल्यूकस ने क्या किया, बोला एक काम करो, मैं क्या करूंगा इसका, तो बेटा तुम ही ले लो, मेरी बेटी का ध्यान रखना बस, ठीक है। तो सेल्यूकस ने क्या किया, ये पूरा दहेज और पूरा क्षेत्र, धन वगैरह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, उसी धन से सेना खड़ी करते हैं। अब क्षेत्र भी मिल गया तो सेना और बड़ी भी हो गई। उसके बाद दोबारा घनानंद पर क्या करते हैं, दोबारा से सेकंड आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य अब जीत जाता है, ठीक। तो दूसरी बार के आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं और इसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना होती है मगध राजवंश में, ठीक है, क्लियर। अब चंद्रगुप्त मौर्य की एक और पत्नी है जिसका नाम है दुर्धरा, ठीक है। दुर्धरा एक व्यापारी की बेटी थी, ऐसा माना जाता है, एक व्यापारी की बेटी थी और ये बिंदुसार की मां थी, ठीक है। तो इनके बेटे का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या हो गया, बिंदुसार। क्लियर है यहां तक में, कोई समस्या तो नहीं, आगे बढ़े। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार उत्तर भारत को एकजुट किया था। मौर्य सेना उस समय की सबसे बड़ी और संगठित सेना थी, सीधी बात है, क्योंकि इनको अब सेल्यूकस की सेना भी मिल गई है और घनानंद की भी मिल गई, तो सबसे बड़ी सेना बन गई, ठीक। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपनी अंतिम सांस ली। मैंने आपको बताया है कि जैन विधि के द्वारा ही उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, संलेखना के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ो। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पुत्र थे।
इन्हें अमित्र घात के नाम से जाना गया, अर्थात इन्हें बिंदुसार को हम दुश्मनों का नाश करने वाला। अच्छा बिंदुसार, देखो ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार जो है ना, ऐसा कहा जाता है, बिंदुसार के जीवन की एक कहानी मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो चाणक्य है ना, अर्थात जो कौटिल्य हैं, वो डेली रोज चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा सा विष दिया करते थे। अर्थात पहले पहले आपको पता होगा कि राजाओं को विष देके मार दिया जाता था, या पहले विष कन्याएं हुआ करती थी, है ना, आपने देखा होगा पहले विष कन्याएं हुआ करती थी। तो चाणक्य क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को बचाने के लिए उनको भोजन में थोड़ा थोड़ा डेली विष दिया करते थे, ऐसी कहानियां मिलती हैं, ठीक है। तो विष दिया करते थे। तो अब एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में किसी ने जहर मिला दिया होगा, वो खाना गलती से, जो विष वाला खाना है, जो जहर मिलाया गया, वो खाना दुर्धरा ने खा लिया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी ने खा लिया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य यदि विष वाले खाने को खाते तो उनको असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो डेली थोड़ा थोड़ा विष खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी क्या हो गई है, हैबिचुअल हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि दुर्धरा ने जब ये खाना खा लिया, तो इसके बाद में उनके पेट में, मतलब जैसे ही जहर उनके कंठ से नीचे उतरा तो पूरे शरीर पे जहर फैलने लगा। तो पूरी शरीर में जहर फैलने के कारण यह स्थिति हो गई कि दुर्धरा की मृत्यु होने की कंडीशन आ गई। और ऐसी कंडीशन में दुर्धरा की मृत्यु भी हो गई, तड़पते तड़पते उनकी मृत्यु हो गई। जब तक वैद्य को बुलाया गया तब तक वो खत्म हो गई। और जब वो खत्म हो गई तो उनके पेट को, मतलब उनका जो टमी एरिया है, उस पेट को काट कर सर्जरी की गई, और उस सर्जरी के द्वारा जो है, उस सर्जरी के द्वारा जो है, ये पुत्र को बाहर निकाला गया, ठीक है। तो पेट को काट कर सर्जरी की गई, उस सर्जरी से बेबी को बाहर निकाला गया। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे पहले सी सेक्शन डिलीवरी किसकी हुई, दुर्धरा की हुई, ठीक है। तो अब क्या किया गया, उनके पेट को काटकर शिशु को बाहर निकाला गया। अब शिशु की बॉडी में भी जहर की कुछ बूंदें पहुंच गई थी, और उस बूंदों के पहुंच जाने के कारण उसके पूरे शरीर में बिंदु बन गए थे। तो बिंदु मतलब डॉट्स डॉट्स बन गए थे पूरे शरीर पे, इस कारण से उनका नाम क्या रखा गया, बिंदुसार रखा गया, ठीक है। अब कहानी कुछ भी हो, आपको तीन चार चीजें याद रहेंगी कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक रहा है, चंद्रगुप्त का बेटा है, और बिंबिसार हर्यक वंश का, ठीक है। तो बिंदु से याद रखोगे, बिंदुसार, ठीक है, क्लियर है। तो कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, फिर बिंदुसार का, फिर सम्राट अशोक का शासनकाल, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। कोई कंफ्यूजन तो बताइए।